अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत उम्मीद अफजा बात कर रही है। IMF जो है वो भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से और महंगाई में कमी के हवाले से खुशाइन बातें जो है वो कर रहा है। IMF का ये ख्याल है कि रवा माली साल मुआशी तरक्की जो है वो बढ़कर 3.2% हो जाएगी, जबकि गुज़श्ता बरस जो है वो ये 2.4% थी। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात पर भी नाज़ा हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 90,000 पॉइंट से ऊपर जा चुकी है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 11 अरब डॉलर जो हैं वो हो चुके हैं। इसी तरीके से अफरात ज़र जो है वो 6.9% पर आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई में कमी हुई है, महंगाई अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। हाँ, उसके मज़ीद बढ़ने की रफ्तार में कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। बिजली की कीमतों में बहुत तसलसल के साथ इजाफ़ा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद गर्दिशी कर्जा है कि काबू में आने का नाम नहीं ले रहा और अब बढ़कर 2,393 अरब पर पहुंच गया है। ये बात भी कही गई कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल टैक्स फाइलर्स की तादाद में 23 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन गुज़श्ता 2 महीने की जो FBR की सूरत हाल है उसमें जो टारगेट है उसके मुकाबले में 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है उसकी तवक्को की जा रही है। मईशत की सरगर्मियाँ जो हैं, हुकूमत ये बात कह रही है कि बहाल हो रही हैं, लेकिन जो चैम्बर्स हैं वो जिस तरीके से टैक्सेशन की सूरत हाल है और उस पर अमल दरामद के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर ना सिर्फ ये कि वो हिजान का शिकार हैं बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा शिकवा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो अगर $1 बढ़ती हैं तो हमारी दरामदात जो हैं वो $2 बढ़ जाती हैं। फिर उसके अंदर देखने की बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस वक्त तरसीलात ज़र पर भी कर रहे हैं। अब कुछ कोशिश हो रही है पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के हवाले से और ख़ास तौर पर ज़रई शोबे के हवाले से, लेकिन इसके नताइज कितनी देर में आते हैं और किस नौइयत के होते हैं ये तो देखने की बात है। लेकिन बहसीयत मजमूई पाकिस्तान की इस वक्त मईशत और मुस्तकबिल के हवाले से उसकी क्या सूरत हाल होगी, उस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। उनकी कही हुई बात जो है उसके अंदर एक तवाज़ुन, एक वज़न और एक मंतक होती है। पाकिस्तान की मईशत को वो चलाते भी रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो जो वक्त गुज़रा है वो भी आपके सामने है, आपसे बात होती रही, आप तशवीश का इजहार भी करते रहे, इक़दामात भी तजवीज़ करते रहे। अब जो हुकूमत को ये 9-1 माह का अरसा हुआ है और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, आपका उस पर जो एक तजिया है, आपका तजिया क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने एक बहुत ही मुनासिब सा समरी पेश किया है और इसमें ज़्यादा आपने जो ऑफिशियल हमारे आदाद शुमार हैं उनको आपने पेश किया है। यकीनन ये एक तरह से लोगों का एहसास को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि माशी हालात संभल गए हैं और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान की इकॉनमी चल पड़ेगी। ये एक परसेप्शन है और इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ जो स्ट्रॉन्ग जो परसेप्शन है वो है कि अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो बेशुमार तरीक़े से गिर गई है। ये काफ़ी हद तक ये बात मुनासिब है। कमी आई है, एक वक्त ऐसा भी था जबकि अफरात ज़र की रफ्तार 30% से भी ज़्यादा हो गई थी और अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। इसमें होता ये है कि आम तौर पे जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करता है कि अफरात ज़र की रफ्तार कुछ कम दिखाई जाए।
अगरचे अभी भी ये कोशिश मौजूद है, मगर उसके बावजूद ये कहना मुनासिब होगा कि अफरात ज़र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ऊपर इस वक्त शायद ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो सनती पैदावार या ज़री पैदावार है वो उनके बारे में क्या तवक्कुआत हैं। सबसे पहले हम ज़री शोबे की बात करें। लग ये रहा है कि कपास की फसल काफ़ी कम हुई है और वो इसलिए अंदाज़ा किया जा रहा है कि कपास का जो है अराइवल्स जिसे कहते हैं जिनिंग फैक्ट्रीज़ में, वो काफ़ी कम हुआ है और इसके नतीजे में आप देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर होगा इससे और हमें फिर से इस साल रवा साल कपास की इंपोर्ट काफ़ी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो परेशानी की बात है वो ये है कि IMF के साथ बातचीत में हुकूमत ने दो ऐसे बातों पर एग्रीमेंट किया है जो हम समझते हैं कि सरासर नामुनासिब है। एक तो ये है कि हुकूमत इस बात पर राज़ी हो गई है कि जो हम अपने क्रॉप्स यानी कि कपास है, आपका गंदम है, आपका मुख्तलिफ़ क्रॉप्स को हम सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और ख़ास तौर पे हम प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइसेस के निज़ाम को हमने चलाया है बड़े कामयाबी से। अब ये तय हुआ है कि अब आने वाले सालों में जब तक IMF का प्रोग्राम है आप कोई प्राइस नहीं बताएंगे किसान को, कोई सपोर्ट नहीं देंगे आप। और दूसरी तरफ ये भी तय हुआ है कि आने वाले महीनों में आप फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पर टैक्स लगा देंगे, जबकि कम से कम जब हम गलती से हुकूमत में थे तो हम फर्टिलाइज़र पे 30 से 40% सब्सिडी दिया करते थे। ये चीज़ें अगर आपने की, ये पॉलिसीज़ आपने अगर एक तो ख़त्म कर दी और दूसरे को आपने टैक्स लगा दिया फर्टिलाइज़र पर, तो खुदा न खास्ता हमारा जो ज़री शोबे का पैदावार का लेवल जो है वो बहुत गिर जाएगा, बहुत नुकसान होगा। ये सरासर गलत पॉलिसी, इससे स्ट्रॉन्ग अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसके नतीजे में आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ों की कीमतें हैं, एग्रीकल्चरल फूड प्राइसेस वगैरह, उनमें फिर से इजाफा शुरू हो जाएगा खुदा न खास्ता। तो इस वक्त पिक्चर क्लियर नहीं है, ख़ास तौर पे ग्रोथ रेट यानी कि शरह नमू इस साल क्या होगा। और दूसरी तरफ मैं जल्दी ये भी कह दूं कि हमारा सनती शोबा जो है उसकी प्रोडक्शन में कमी आई है पहले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त में। तो कहाँ है ये कॉन्फिडेंस? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ओवर स्टेटेड है कॉन्फिडेंस जो गवर्नमेंट दिखा रही है। गवर्नमेंट का। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ किया, मैं ज़रा पहले 3-4 बुनियादी सवाल आपसे उस पर आपका इनपुट ले लूँ। दूसरी चीज़ ये है टैक्सेशन वाला मामला। जिस तरीके से इतनी मल्टी डायमेंशनल टैक्सेशन हुई है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, फिर सेल्स टैक्स है, फिर उसके बाद बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेस हैं, फिर गैस के ऊपर टैक्सेस हैं, फिर फिक्स्ड प्राइसेस हैं, फिर आप कोई चीज़ ख़रीदें किसी जगह पे चले जाएं, यानी सिवाय इसके कि शायद अब सांस लेना बचा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो ये जो एक मल्टी डायमेंशनल टैक्सेशन सिस्टम है, ये पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से कारोबार या सनतकारी या बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए फ़रोग़ का बाइस बनेगा, या आप समझते हैं कि ये सुप्रेशन क्रिएट करेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि जो हमारा एक बड़ा हिस्सा है वो उस तरीके से टैक्स अदा नहीं करता जो उसे करना चाहिए? यह आपका बहुत ही मुनासिब सवाल है। देखिए, पाकिस्तान का
जैसे हम कहते हैं कि टैक्स का हमारे इकॉनमी के लिहाज से रेशियो क्या है, खींच खांच के ये 10% के लगभग है, और एवरेज जो है मुख्तलिफ मुल्कों में अगर आप देखें तो तकरीबन 13 से 14% होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो ये 16 से 17% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये परसेप्शन क्यों पैदा हुआ है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। उसकी वजह ये दो हैं। एक वजह ये है कि हमने ज़्यादा रुझान इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगाया हुआ है, और इनकम टैक्स में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स कर रहे हैं जो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका आपने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह। तो इसके नतीजे में डायरेक्ट टैक्सेशन का जो पैमाना है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ आपने 2-3 शोबों पर बेतहाशा टैक्सेशन लगा दिया है, और एक तो है आपका सनती शोबा जो 10% है इकॉनमी का और 60% टैक्सेस देता है। दूसरी तरफ आपका सैलरीड क्लास है जो इसकी आमदनी जो है इनफॉर्मल सेक्टर के लिहाज से बहुत कम है, मगर 400-450 अरब टैक्स दे रहा है, और उसके टैक्सेस में इजाफा किया गया है इस साल के बजट में। बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां टैक्सेस ना होने के बराबर हैं, और यह है आपका निज़ाम में जो जिसे कहते हैं ना फेलियर। वो क्या है? सबसे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे जो ज़री शोबा है उसके जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में होती है, 1% ज़मींदार पाकिस्तान के, उनके पास 22% ज़मीन है, वो बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हालांकि लॉ मौजूद है। दूसरी तरफ हमने कोशिश की, इस साल हमारे FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम ले आए, और कोशिश ये की कि एक सिंपल निज़ाम के तहत हर महीने 1000, 1500, 2000 रुपये इकट्ठा करें एक एक दुकानदार से। वो स्कीम फेल हो गई, सियासी तौर पर उसको रजिस्ट कर दिया गया। और अब जो कोशिश होगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपको हैरत होगी कि इस वक्त मुल्क के हालात ख़राब हैं मगर एक शोबे में बूम बूम है। वो कौन सा शोबा है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। और आपको हैरत होगी कि प्रॉपर्टीज पर कुल टैक्स 6 टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टीज पर 6 टैक्सेस, कुल कलेक्शन खींच खांच के 200 अरब, यानी कि 0.02% ऑफ द GDP। इस हद तक एग्जेम्पशन मिला हुआ है बड़े बड़े घरों को और प्रॉपर्टीज को। तो निज़ाम को फैलाना है, ब्रॉड बेस करना है, इक्विटी लाना है, रेवेन्यूज बढ़ाना है। और 2 शोबों पर जो आपने टैक्स बहुत लगाया हुआ है, सनती शोबे और सैलरी क्लास पर, उस पर बोझ को कम करके फैलाना है। ये आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी होगी। वरना आप देखें इस साल पहले 3 महीने में शॉर्टफॉल हो चुका है। आप तो कह रहे थे तकरीबन 200 अरब का, हमारा अंदाज़ा ये है कि 350 अरब का शॉर्टफॉल हो चुका है, और आने वाले महीनों में ये शॉर्टफॉल अगर कंटिन्यू करता है तो साल के एंड तक 1500 से 1700 अरब का शॉर्टफॉल होगा। और इस पीरियड में मार्च के महीने में IMF का रिव्यू है पहला, उससे पहले आपको मिनी बजट नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैक्सी बजट लाना पड़ेगा, खुदा न खास्ता। तो ये है हालात आपके टैक्स के निज़ाम की। डॉक्टर साहब, अब ज़रा इस तरफ आते हैं कि इस सारे पीरियड के दौरान बहुत ज़िक्र आया बिजली की कीमतों के हवाले से, बहुत शोर बरपा हुआ, IPP से बात हुई, ये भी कहा गया कि 5 IPPs के साथ मामला तय पा गए, बाकी के साथ तय पा रहे हैं, बिजली की कीमतों में कमी देखी जाएगी, लेकिन कोई उसका नतीजा जो है वो बरामद नहीं हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो मुआशरती और समाजी निज़ाम है उसमें सबसे बड़ा जो दबाव है
वो बिजली के बिलों का है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं कि इंसान जो है वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बहसीत मजमूई आप कैसे सूरत हाल को देख रहे हैं, जब आप कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे हैं तो लोग जो अफोर्ड कर रहे हैं वो तो सोलर पे जा रहे हैं, तो वो कैपेसिटी पेमेंट का दबाव तो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। ये भी आपका बहुत मुनासिब सवाल है, और मैंने तो आपसे भी और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में ज़िक्र किया है, और मैंने ये कहा है कि हमारा बिजली का शोबा जो है, ज़रा अंग्रेज़ी में मैं कहूँ, पाकिस्तान का ब्लैक होल, काला सुराख, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मुल्क में आपके बिजली के शोबे का जो हशर आपने बाकी इकॉनमी पर किया हुआ है। अब आपको तो हैरत होगी, आपको अंदाज़ा भी शायद ऑलरेडी हो कि पाकिस्तान में हम इंडस्ट्री पे जो रेट चार्ज कर रहे हैं वो 21 से 22 सेंट है रुपए को कन्वर्ट करने के बाद फ़ी किलोवाट आवर। हमारे करीब जो मुल्क हैं जो हमसे compete करते हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह, मुश्किल से ये 9 या 10 सेंट, यानी कि हमारे यहाँ कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं। और मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो हमने जो पॉलिसीज़ फॉलो की और आईपीपीज़ को जो बेतहाशा हमने इंसेंटिव्स दी कि आपका रिटर्न जो है गारंटीड है डॉलर्स में 17-18%, उसके नतीजे में ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट इतना हो गया कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी, आप भूल गए कि बिजली को हमें पहुंचाना होता है, वो भूल गए, आपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, और नतीजा ये कि आपकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की 44,000 है और आपके डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी खींच खांच के मुश्किल से 25-26 हज़ार है। ये इतना बड़ा इम्बैलेंस, नतीजा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, अगर आप गैस का भी मिला लें तो ये 4,000 अरब से ज़्यादा जा चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में उनमें तकरीबन 300 से 400 अरब का इजाफा हुआ है। IMF तो कहेगा आपसे कि आपने तो कहा था कि हम इसे कम करेंगे, आप देख रहे हैं कि बढ़ गया है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप बढ़ाएं कीमतों को। कीमतें जब बढ़ाते हैं तो डिमांड कम हो जाता है और लोग इस्तेमाल कम करते हैं, सोलर की तरफ भी जाते हैं, और जब आप प्रोडक्शन कम होती है तो आपकी फ़ी यूनिट कॉस्ट और बढ़ जाती है, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये एक जिसे कहते हैं ना कि खतरनाक ब्लैक होल बन चुका है, और हमें अगर आगे बढ़ना है तो बहुत से बड़े बड़े इक़दामात लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन में इजाफा हो और एक्सपोर्ट्स में भी कुछ तरक्की होने की गुंजाइश पैदा हो जाए। जी नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ के पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बड़ी बात की जा रही है, और किसी भी मुल्क के लिए ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ होती है। चीन के हवाले से वफूद का तबादला होता रहा। अभी हाल ही में चीन के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, SCO कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जो है एक अपना सरकारी दौरा भी रखा, और उस दौरान बहुत बातचीत हुई, MOUs पे साइन भी हुए, फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन भी आया। अब फिर वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब हैं और वहाँ पे वो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से शिरकत कर रहे हैं। और लेकिन आपको इन सारी चीज़ों में जो चीनी वज़ीर आज़म ने यहाँ आकर बात भी की, जो वफूद की सतह पर भी बात हुई, बड़ी अहम सिटिंग्स हुई थी, सिक्योरिटी को लेकर वो काफ़ी मुस्तरब दिखाई दिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये बात कही जा रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आने जा रही है, आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? देखिए, इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे पास कोई ख़ास अच्छी खबरें नहीं होती हैं, और इस पर मुझे एम्बैरसमेंट भी होता है, मगर एक प्रोफेसर हूँ तो मुझे फैक्ट्स तो देने पड़ते हैं।
और हुकूमत में मैं वज़ीर सिर्फ उस वक्त रहा जब केयरटेकर गवर्नमेंट्स आई थी, और फिर एक मरतबा मुझे थोड़ा अरसा और रहना पड़ा। देखिए, बात यह है कि एज ए प्रोफेसर मैं आपको ये कह दूं कि जो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के जो अदाद शुमार हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। आपको सुन के हैरत होगी कि पिछले साल 2023-24 में इन्वेस्टमेंट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेवल जो है वो तारीख़ का सबसे निचला लेवल था पाकिस्तान की तारीख़ में। और एक ऐसा अफसोसनाक आदाद शुमार है कि सनती शोबे में जो इन्वेस्टमेंट पिछले साल हुई वो 25 साल पहले उससे ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ एक शोबा जिसमें बूम नज़र आ रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो गई है कुछ सालों में, वो प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा? कुछ आपको एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं, नॉन ट्रेडेबल। रेवेन्यूज़ भी आपको प्रॉपर्टी से नहीं मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, मगर लोग प्रॉपर्टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि उनको अंदाज़ा है कि टैक्सेस कम है, सेफ़ है, पाकिस्तान में हमें पैसे मिलेंगे, और रेमिटेंसेस जो आते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टीज़ में ही जा रहा है। तो नतीजा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट लेवल हिस्टोरिकली बिल्कुल गिर चुका है। अब हम सब की उम्मीदें ये थीं कि पिछले साल से एक शानदार नया इदारा बनाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, और आगाज़ में उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम से कम $10 अरब हम सालाना लाने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या है, पिछले साल मुश्किल से $1.5-2 अरब हुआ है। अब अल्लाह के फजल से आप कह रहे हैं कि चाइना के विज़िट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, सऊदी अरेबिया भी आए हैं, तो हम सब इस बात पे उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह वाकई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो साइन हुए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, और SIFC का जो टारगेट है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक और बोझ जो है उसको बड़ा कंसीडर किया जाता है, और वो है कि जी पाकिस्तान की जो गैर फंडेड पेंशन है उसका हुजम बढ़ रहा है, सूद का हुजम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर डिसबैलेंस को। आप क्या कहते हैं? देखिए, पेंशन्स जो हैं वो अगर आप हुकूमत के पेंशन्स को ले लें तो यस उसमें इजाफा हुआ है, और आपने देखा कि बजट में भी इजाफा किया गया था। इस वक्त अगर आप आर्मी के, मिलिट्री के और सिविल एम्प्लॉयज़ के पेंशन्स चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपके फेडरल गवर्नमेंट के मिलिट्री और सिविल पेंशन्स मिला लें तो ये तकरीबन 1800 से 2000 अरब तक पहुंच चुके हैं सालाना। और इनकी खसूसियत ये है कि ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है, यानी कि कोई पेंशन फंड में पैसा जाता नहीं है, बजट से आपको निकाल के पैसे देने पड़ते हैं। और इसका जो अंदाज़ा है कि कितना बड़ा अमाउंट ये है, 1800 से 2000 अरब, इसके बरक्स पाकिस्तान भर के 5 हुकूमतें जो हैं वो तालीम पर कुल मिल मिलाकर 1600 अरब खर्च कर रहे हैं, यानी कि पेंशन्स अब तालीम से भी ज़्यादा खर्चा उन पर होना शुरू हो चुका है। ये भी बहुत अफसोसनाक है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है डॉक्टर साहब। 4C क्या कर रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम जो है, ये जो आया है 25वां, ये तारीख़ का सबसे सख्त प्रोग्राम है, और इसमें कोशिश कुछ सियासी भी है जिसका मैं 1 मिनट में जिक्र नहीं कर सकता। और उसके नतीजे में ऑलरेडी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल शुरू हो चुका है, सर्कुलर डेट बढ़ गया है, और मुख्तलिफ आपके जो रिफॉर्म्स हैं वो अभी तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे प्रोविंसेस ने काम शुरू नहीं किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मार्च के महीने में जब रिव्यू होगा
तो ये कोशिश शायद हम देखेंगे कि IMF किस हद तक सख्ती करता है, और अगर वेवर नहीं देता है तो फिर प्रोग्राम सस्पेंड हो सकता है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। और अगर सस्पेंशन खुदा न खास्ता होता है तो फिर उसके नतीजे में बाहर से पैसे का फ्लो बहुत कम हो जाएगा और हम फिर से उस जाल में फंस जाएंगे जो 22-23 में हम फंस चुके थे। तो बस हम सब की दुआ है हमारा प्यारा मुल्क आगे बढ़े। बहुत हम लोगों ने सफ़र किया है, अवाम ने सफ़र किया है। अब वक्त यह है कि हुकूमत सोच समझ के रिफॉर्म करे, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करे इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।